हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं टोटल रिकॉल बुक की हिंदी बुक समरी। इस बुक को लिखा है आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने। तो बिना लेट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, 2013 में आई यह किताब टोटल रिकॉल रिटन बाय आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में हमें यह किताब बताती है। उनके संघर्ष भरे बचपन से लेकर के उन्हें महान बनने तक का सफर को इस किताब में प्रदर्शित किया गया है। इस किताब में हम पढ़ेंगे कि आखिर कैसे उन्होंने हॉलीवुड और अमेरिका की राजनीति में अपना नाम कमाया। यह किताब उन लोगों के लिए है जो व्यक्ति खुद के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के फैन हैं, और उन व्यक्ति के लिए है जो सफल व्यक्ति के जीवन से प्रेरणा लेना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं हमारे लेखक के बारे में। दोस्तों, हमारे लेखक है आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, जो कैलिफोर्निया के गवर्नर रह चुके हैं। इनके अलावा वे हॉलीवुड के बड़े सितारों में से एक हैं और साथ ही साथ बॉडी बिल्डिंग में बेताब बादशाह भी हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं आपको ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए। आजकल पहले जैसा माहौल नहीं है, क्योंकि पहले के समय लोग एक ही कंपनी में काम करते करते अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते थे। आजकल फ्लेक्सिबिलिटी की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। तो फिर अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, तो क्यों ना आप उस इंसान से एडवाइस लें जो 3 डिपार्टमेंट में सबसे ऊंची पोस्ट पर पहुंच चुका है। आर्नल्ड एक डेटमिनेर इंसान है। युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया से निकलकर अमेरिका में पहले विनम्र स्वभाव के कारण मिस्टर यूनिवर्स की उपाधि मिलना, उसके बाद हॉलीवुड में नाम कमाना, अंत में कैलिफोर्निया के गवर्नर के रूप में उन्होंने साबित किया कि उनका जीवन सभी के लिए सीखने के योग्य है। तो दोस्तों, हम लोग आर्नल्ड से आत्मानुशासन, एम्बिशन और सफलता के बारे में क्या सीख सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि आखिर किस तरह से आप अपने जीवन को खुद ही सफल बना सकते हैं। इसके अलावा आप इस किताब से क्या जानेंगे? इस किताब से आप जानेंगे कि जब तक आप किसी चीज को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आप उस चीज से बहुत दूर हैं। अपने जीवन में होने वाली घटनाओं का भार कभी भी अपने माता पिता पर नहीं डालना चाहिए। बड़ा सोचने का महत्व और उसे पाने का लालसा। तो दोस्तों, चलिए अपनी इस नॉलेज जर्नी को हम शुरुआत करते हैं इस बुक के समरी के साथ। टॉपिक 1, एक संघर्ष भरा बचपन देखने के बाद अमेरिका ही आर्नल्ड की कर्मभूमि बनी। दोस्तों, आर्नल्ड 1947 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे। ऑस्ट्रिया के लिए वो साल बहुत दुखदायक था, क्योंकि उसी साल ऑस्ट्रिया को विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। आर्नल्ड की मां पूरे देश में इधर उधर घूम रही थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि उनके परिवार को रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान मिल जाए। आर्नल्ड के जीवन की शुरुआत इससे और कठिन नहीं हो सकती थी। जीवन की इस शुरुआती कठिनाइयों ने आर्नल्ड को बहुत मजबूत बनाया। युद्ध हारने के बाद ऑस्ट्रिया के लोगों ने खुद को बदलना शुरू किया। वो चाहते थे कि दूसरे देश के लोग इस बात को जान लें कि युद्ध हारने के बाद वो लोग बहुत मजबूत हुए हैं। साथ ही साथ उनके अंदर गुस्सा भी उत्पत्ति हुआ है। लोगों से ज्यादा उनकी अगली जनरेशन यानी कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी थी। आर्नल्ड के पिता गुत्साओ उन्हीं लोगों में से एक थे जिनको युद्ध से हारकर काफी दुख पहुंचा था। गुत्साओ ने बचपन से ही आर्नल्ड और उनके भाइयों को काफी सताया। वो दोनों भाइयों के लिए पूरे दिन का रूटीन तैयार रहता था। दोनों भाई सुबह 6 बजे उठ जाते थे। उन दोनों को सुबह का नाश्ता तब तक नहीं मिलता था जब तक वो दोनों सुबह की एक्सरसाइज को पूरी तरह कंप्लीट न कर लें। इसके बाद उनको फुटबॉल और एथलेटिक्स का भी जमकर अभ्यास कराया जाता था। इतनी मेहनत के बावजूद दोनों में से अगर कोई भी कुछ गलत काम करता तो फिर गुत्साओ उनको बेल्ट से पीटते थे। आर्नल्ड ने बाद में बताया कि सिर्फ वो ही इकलौते ऐसे नहीं थे जिनके साथ ये स्ट्रिक्ट व्यवहार किया जाता था। उन्होंने कहा कि एक बार उनके क्लास टीचर ने क्लास में एक बच्चे को उनकी गलती की संज्ञा देने के लिए उसका सर डेस्क पर पटक दिया था। अपने पिता के अत्याचार से बचने के लिए आर्नल्ड ने यह सोच लिया था कि वो उनसे दूर चले जाएंगे। इसलिए जब वो 12 साल के थे, तब उन्होंने निश्चय किया कि वो अमेरिका जाकर वहां पर नए जीवन की शुरुआत करेंगे। और उसी दिन के बाद से ऑस्ट्रिया में उनको जो भी छोटा मोटा काम मिलता था उसको वो बेझिझक करते थे और अपनी आजादी के सपने को पूरा करने के लिए कमाए हुए पैसों को सेव करते थे। किसी और देश को ना चुनकर उन्होंने अमेरिका को इसलिए चुना था क्योंकि उनको पता था अमेरिका में सभी को अपनी तरह से जीवन जीने की आजादी है और अमेरिका से ताकतवर देश कोई भी और दूसरा देश नहीं है। आर्नल्ड अमेरिका इसलिए भी जाना चाहते थे क्योंकि अमेरिका में हॉलीवुड और कोका कोला का आविष्कार किया था और ये दोनों ही चीजें आर्नल्ड को काफी लुभाती थी। टॉपिक 2, पहली बार में आर्नल्ड अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाए और मिस्टर यूनिवर्स बनने से चूक गए। बॉडी बिल्डिंग में आर्नल्ड का इंटरेस्ट तब जागा जब उन्होंने अपना हाई स्कूल पूरा कर लिया। आर्नल्ड पूरी तरह से नेचुरल थे और इसी वजह से जूनियर वर्ग में कंपटीशन को जीतने में उनको काफी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। उसके बाद उनको एहसास हुआ कि अब उनको बड़े कंपटीशन में हाथ आजमाना चाहिए। इसलिए उन्होंने जर्मनी जाने का निश्चय किया और फैसला लिया कि वो मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेंगे। म्यूनिक पहुंचने के बाद उन्होंने एक जिम में काम करना शुरू कर दिया। जिम के मालिक के साथ उनके रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे।
जॉब होने के बावजूद आर्नल्ड के पास पैसे की कमी रहती थी और इसी वजह से उनको जिम में ही रहना पड़ता था। और उसी जिम में उन्होंने खुद को 1966 में लंदन में होने वाले मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता के लिए तैयार किया। इस प्रतियोगिता के लिए उन्होंने जमकर तैयारी शुरू कर दी। वह काम पर जाने से पहले और उसके बाद 2 घंटे जिम में व्यतीत करते थे। बाद में डिनर के बाद 1 घंटा एक्स्ट्रा वर्कआउट करते थे। पर आर्नल्ड के द्वारा की गई मेहनत किसी काम नहीं आई, क्योंकि बाद में उनको एहसास हुआ कि उनकी एप्लीकेशन प्रतियोगिता के मुख्य अधिकारी के पास तक पहुंची ही नहीं। और इसकी वजह था उस जिम का मालिक जिसमें कि आर्नल्ड काम करते थे। जिम के मालिक का कहना था कि उनको लगता था कि अगर आर्नल्ड जिम में काम करना छोड़ देंगे तब उसका धंधा मंदा पड़ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद आर्नल्ड की किस्मत उनके काम आई। प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजर ने डेडलाइन निकाल जाने के बावजूद आर्नल्ड की एप्लीकेशन को स्वीकार किया। जिम के मालिक के द्वारा किया गया गलत काम आसपास के एरिया में सभी लोगों को पता चल गया था। इसी वजह से एक दूसरे जिम के मालिक ने दया भाव में आर्नल्ड को लंदन जाने की टिकट का इंतजाम करवाया। आर्नल्ड प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए काफी उत्साहित थे। उन्होंने इस बात पर ज्यादा यकीन नहीं किया था कि वो प्रतियोगिता जीत सकेंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बाकी के सारे प्रतियोगी में से वो ही सबसे ज्यादा बलशाली और स्ट्रांग है, तो उन्हें लगा कि अगर वो थोड़ी सी मेहनत और कर लेते तो शायद कंपटीशन में सेकंड आने के बजाय फर्स्ट आते। इस बात ने आर्नल्ड के जीवन को नई दिशा दी। उन्होंने निश्चय किया कि आज के बाद वो तभी किसी प्रतियोगिता का हिस्सा बनेंगे जब तक उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं हो जाएगा कि जीत उन्हीं की होगी। उनका दृढ़ निश्चय उनके काम आया और 1967 में मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता में वो विजयी हुए। टॉपिक 3, सही मेंटर की सलाह ने आर्नल्ड की लाइफ चेंज कर दी। 1967 में पहली बार मिस्टर यूनिवर्स बनने के बाद अगले साल फिर से आर्नल्ड ने उस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और एक बार फिर उनको मिस्टर यूनिवर्स के खिताब से नवाजा गया। प्रतियोगिता जीतने के बाद जब वो वापस अपने होटल के कमरे में आए तो पहले से वहां पर एक टेलीग्राम उनका इंतजार कर रहा था। इस टेलीग्राम को भेजा था जो वेदर ने, जो उस समय के दुनिया के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर में से एक थे। उन्होंने आर्नल्ड को लॉस एंजलिस बुलाया और साथ ही उनको अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए आमंत्रित भी किया। जो वेदर को इस बात पर पूरी तरह से यकीन था कि आर्नल्ड अपनी समय के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर बनेंगे। जो ने आर्नल्ड को फंड देना भी स्टार्ट कर दिया। उन्होंने आर्नल्ड को घर के साथ साथ कार भी दी। उन्होंने आर्नल्ड को अपनी मनमर्जी से जिम में वर्कआउट करने की अनुमति भी दे दी। जो ना तो सिर्फ एक मेंटर थे बल्कि वो एक बिजनेसमैन भी थे। वो बॉडी बिल्डिंग से जुड़े हर प्रोडक्ट्स का व्यापार करते थे। जो ने आर्नल्ड को बिजनेस के बारे में भी ज्ञान देना शुरू कर दिया। जो आर्नल्ड को अपने साथ मीटिंग में भी ले जाया करते थे। इनके तुरंत बाद आर्नल्ड को लगने लगा कि उनका जीवन भी बिजनेसमैन के तौर पर गुजर जाएगा, लेकिन जो के पास आर्नल्ड के लिए अलग प्लान थे। आर्नल्ड ने 1969 में हॉलीवुड में एंट्री ली, जो उसके बाद रुके नहीं। वो चाहते थे कि आर्नल्ड को और फेमस बनाया जाए, इसीलिए उन्होंने 22 वर्ष से आर्नल्ड की एक फिल्म में लीड रोल सबके सामने पेश किया गया। उस फिल्म का नाम था हरक्यूलिस इन न्यूयॉर्क। जो ने आर्नल्ड को एक्टिंग के क्षेत्र में सफल बनाने के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर को कुछ सफेद झूठ भी बोले। उन्हें प्रोड्यूसर को बताया कि आर्नल्ड ने एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रखी है। उन्होंने यह भी कहा कि आर्नल्ड को अच्छी इंग्लिश आती है, परंतु जब बाद में प्रोड्यूसर को पता चला कि आर्नल्ड की इंग्लिश कमजोर है तो उनको फिल्म में इबिंग का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि इसके बावजूद आर्नल्ड की पहली फिल्म फ्लॉप साबित हुई, लेकिन आर्नल्ड ने दृढ़ थे कि हॉलीवुड में भी उनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता था। टॉपिक 4, आर्नल्ड ने अपनी जीवन की सबसे बड़ी फिल्म एक समय पर लगभग मिस कर दी थी। 1982 में आर्नल्ड को उनके करियर का सबसे सफल फिल्म मिली। उस फिल्म का नाम था कैनन द बारबेरियन। आर्नल्ड ने सबसे पहले सोचा था कि अपने फिल्म के जरिए वो लोगों के बॉडी बिल्डिंग के बारे में समझाएंगे, लेकिन जब उनकी फिल्म कैनन द बारबेरियन हिट हुई तो उनको लगा कि क्यों ना बॉडी बिल्डिंग को हटाकर एक्टिंग पर ध्यान दिया जाए और लोगों को अलग अलग तरह की फिल्में से एंटरटेन किया जाए। आर्नल्ड यह भी जानते थे कि उनकी एक्टिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है कि वो हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार बन सके, परंतु उन्होंने सोचा क्यों ना वो अपने आप को सबके सामने एक एक्शन हीरो की तरह पेश करे, क्योंकि उनकी बॉडी उनको इस बात की इजाजत देती थी। आर्नल्ड ने हमेशा की तरह नीचे से शुरुआत करने की बजाय सीधा हॉलीवुड में सबसे ऊपर पहुंचने का सपना देखा, जिस तरह उन्होंने खुद को बॉडी बिल्डिंग में भी साबित किया था। फिल्म के निर्माता ओजे टर्मिनेटर की भूमिका के लिए सिम्पसन्स को देख रहे थे, लेकिन आर्नल्ड के साथ दोपहर के भोजन करने के दौरान उन्होंने महसूस किया कि अमेरिका अभिनेता आर्नल्ड एक मशीन की भूमिका के लिए सही विकल्प है। परंतु आर्नल्ड के मन में कुछ अलग विचार थे। वो सोचते थे कि वो जनता के दिल में एक हीरो की तरह अपना इमेज बनाएंगे, परंतु अब उनको एक विलेन का रोल मिल रहा था। फिल्म के निर्माता ने उनको इस बात का विश्वास दिलाया कि टर्मिनेटर का रोल न अच्छा है न बुरा है। उन्होंने कहा कि यह रोल अवश्य ही जनता को बहुत पसंद आएगा। टॉपिक 5, कैलिफोर्निया के बच्चों की मदद से आर्नल्ड ने गवर्नरशिप की ओर कदम बढ़ाया। सिल्वेस्टर स्टैलोन की 1993 की फिल्म डिमोलिशन मैन में एक फ्यूचर का सीन था, जहां मेन कैरेक्टर को फ्यूचर में ले जाया गया। खुद को वर्ष 1932 में श्रीनगर प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी के बाहर पाया।
आर्नल्ड को हालांकि अमेरिका की काउंसिल चलाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि काउंसिल सिर्फ वही लोग कर सकते थे जो कि अमेरिका में पैदा हुए थे। परंतु आर्नल्ड कैलिफोर्निया के गवर्नर बनने के बाद काउंसिल उनके करीब आ गया था। कैलिफोर्निया 2003 में विश्व के 7वें बड़ी इकोनॉमी थी। आखिर आर्नल्ड वहां तक पहुंचे कैसे? हर साल की शुरुआत में आर्नल्ड खुद के लिए पूरे साल का ब्यौरा लिखते थे कि वो आने वाले 12 महीने में कौन कौन से काम कर रहे हैं। साल 2001 में उन्होंने लिखा था कि वो जानना चाहते हैं गवर्नर बनने का एहसास क्या होता है। आखिर उन्हें अपने इस नए टारगेट के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला? आर्नल्ड को कैलिफोर्निया में उस समय हुए डिक्लाइन के कारण यह आइडिया आया था। 90 के दशक की शुरुआत में सिलिकॉन वैली के राज्य के टैक्स बेस को मिटा दिया गया था। इसके अलावा वहाँ बिजली का संकट था जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कर रहा था। आर्नल्ड को लगा कि इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए वो सबसे सही व्यक्ति है, क्योंकि इतिहास उनके साथ था। उस समय के प्रेसिडेंट भी हॉलीवुड के जरिए ही प्रेसिडेंट की कुर्सी तक पहुंचे थे, और अमेरिका में देश को चलाने के लिए नाम और शोहरत की आवश्यकता होती है, और ये दोनों चीज उस समय आर्नल्ड के पास मौजूद थी। परंतु आर्नल्ड को यह भी पता था कि अमेरिका के लोगों को इस बात का एहसास दिलाना होगा कि वो पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्टेड है, न कि सिर्फ हॉलीवुड के दम पर वहां तक पहुंचे हैं। वोटर को खुद से परिचय कराने के लिए उन्होंने एक नई स्कीम निकाली, जिसकी उन्हें राज्य विधिका और कानून के माध्यम से मार्गदर्शन करने की उम्मीद थी। आर्नल्ड का आइडिया बहुत ही सिंपल था। रिसर्च के मुताबिक उस समय अमेरिका में ज्यादातर मर्डर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक होते थे। उसके अनुसार क्राइम को कम करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका था, और वो ये था कि स्कूल के बाद बच्चों को अपार्ट स्कूल में भेजा जाए, जहां उनकी फिटनेस और होमवर्क पर ध्यान दिया जाएगा। उनके इस आइडिया को लोगों को बहुत पसंद आया, और इसी वजह से 2003 में वो कैलिफोर्निया के गवर्नर भी बने। टॉपिक 6। शायद आर्नल्ड परफेक्ट ना हो, पर उनको सफलता का स्वाद अवश्य पता था। किसी इंसान को मोटिवेशन देने के लिए आपका खुद का परफेक्ट होना आवश्यक नहीं है। यही बात आर्नल्ड को खास बनाती थी। आर्नल्ड पर्यावरण प्रेमी थे, वो कैलिफोर्निया के गवर्नर भी थे, साथ साथ वो फिटनेस फ्रीक भी थे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी थी जिसका अनुसरण आर्नल्ड ने अपनी पूरी जिंदगी के दौरान किया। तो आर्नल्ड हमें क्या सलाह देते हैं, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली और सबसे अहम बात, कभी भी अपने पेरेंट्स को किसी बात का दोष ना दें। कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ के बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, परंतु हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारी और अच्छी तरह से परवरिश कर सकते थे। लेकिन हम लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वह जितनी अच्छी तरह से कर सकते थे, उन्होंने हमेशा उससे अच्छा करने की कोशिश की। आर्नल्ड के पिता ने उनके बचपन में काफी सताया, लेकिन इसके बावजूद आर्नल्ड अपने पिता को कभी किसी बात पर दोषी नहीं ठहराते। लेकिन उनका मानना है कि वो अपने पिता की वजह से ही आज अपने जीवन में इतने अनुशासित हैं, और साथ ही साथ उन्हीं की वजह से वे ऑस्ट्रिया को छोड़कर अमेरिका जाने का निश्चय किया था। आर्नल्ड का कहना है कि कभी भी अपने पास्ट को अपने फ्यूचर के ऊपर हावी ना होने दे। अपने पास्ट को भूलकर अपने भविष्य को अच्छा बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। आर्नल्ड का दूसरा सबसे सफल होने का रूल यह है कि कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। हमने कई बार देखा है कि कुछ लोग अपने जीवन में घटित पिछले चीजों को लेकर के काफी उत्साहित रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन में आने वाली चीजों के लिए हमेशा तैयार रहनी चाहिए। कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए कि हमने पीछे क्या किया है। इस बात का उदाहरण हमें कामयाब संगीतकार बोनो से मिलता है, जिन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में सफल होने के बाद एड्स के मरीजों के लिए सराहनीय कार्य किया। बिल्कुल उसी तरह आर्नल्ड भी कभी अपने जीवन में रुके नहीं। बॉडी बिल्डिंग से लेकर के कैलिफोर्निया के गवर्नर बनने तक का सफर उन्होंने बिना पीछे मुड़े देखे तय किया। दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये बुक टोटल रिकॉल की हिंदी बुक समरी समाप्त होती है। अब हम जान लेते हैं इस बुक का कंक्लूजन क्या है। दोस्तों, आर्नल्ड से बेहतर डिटरमिनेट इंसान शायद ही आपको कोई दूसरा देखने को मिलेगा। बचपन में अपने पिता के द्वारा सताए जाने के बावजूद उन्होंने अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता हासिल की। ऑस्ट्रिया छोड़कर अमेरिका गए, वहां पर उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में लगातार मेहनत की और कई सारे कॉम्पिटिशन जीते। उसके बाद उन्होंने हॉलीवुड में एंट्री ली और वहां भी सफल हुए, और अंत में कैलिफोर्निया के गवर्नर बनकर लोगों की भी सेवा करी। आर्नल्ड के जीवन से हमें सिर्फ यह सीख मिलती है कि वह कभी दूसरे स्थान के लिए नहीं गए। उन्होंने हमेशा पहले स्थान पर ही एम रखा और उसे पाने के लिए कोशिश करते रहे। उसी प्रकार हमें कभी भी किसी भी चीज में इस मोटिव से हिस्सा नहीं लेना चाहिए कि हम सिर्फ उसमें हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि हमें उसे जीतने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा सोचकर उसमें जाएंगे तो हम उसके लिए ज्यादा मेहनत करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये हमारी बुक टोटल रिकॉल की हिंदी ऑडियो बुक समरी समाप्त होती है, जिसे लिखा है आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या फिर हमारे वीडियोस को रेगुलर आप वॉच करते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड स्टे सेफ।